अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2024 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्या आप लोग रेडी हो इस इंटरेस्टिंग सेशन के लिए? बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। और प्यारे बच्चों, डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को भी अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। हर क्लास का पीडीएफ आपको मिलते रहेगा। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सबसे बड़े पुष्पों वाला जो आवृतबीजी होता है वो किस नेचर का होता है? वो आंशिक मूल परजीवी होता है, पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है, पूर्ण मूल परजीवी होता है, या आंशिक स्तंभ होता है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल फास्ट। बहुत प्यारा प्रश्न है। सबसे बड़े पुष्पों वाला जो आवृतबीजी होता है वो किस नेचर का होता है? तो वेल डन बच्चों, अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी यानी पूर्ण मूल परजीवी, देन आपका आंसर सही है। और सबसे बड़े पुष्प का जो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वो क्या है? रैपलेशिया। तो आप सब जानते हो यहाँ पे कि रैपलेशिया, बात करेंगे रैपलेशिया की, ठीक है। तो रैपलेशिया एक आवर्तबीजी होता है, ठीक है। रैपलेशिया एक क्या है बच्चों? आवर्तबीजी पौधा है, आवर्तबीजी, ठीक है। तो रैपलेशिया क्या है? एक आवर्तबीजी है, ठीक है। जो सबसे बड़े पुष्प उत्पन्न करते हैं, ये क्या करते हैं? सबसे बड़े पुष्प को उत्पन्न करते हैं। जो सबसे बड़े पुष्प उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़े पुष्प क्या करते हैं प्यारे बच्चों? उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और ये जो है, और ये पूर्ण मूल परजीवी होते हैं, और ये पूर्ण मूल परजीवी नेचर के होते हैं, ठीक है। पूर्ण मूल परजीवी होते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे से, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि रैप्लेशिया जो एक आउटबीजी है जो सबसे बड़े पुष्प उत्पन्न करते हैं, और ये पूर्ण मूल परजीवी नेचर के होते हैं, ठीक है। अच्छे से लिख लेना थोड़ा आप लोग, यहाँ पे पेन चल नहीं पा रहा है अच्छे से, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आएगा, वो है ये प्रश्न। प्रोकैरियोटिक जीवों में आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो कैसा होता है? रैखिक डीएनए हिस्टोन रहित होते हैं, या रेखीय डीएनए हिस्टोन सहित होते हैं, वृत्ताकार का डीएनए हिस्टोन सहित होते हैं, या वृत्ताकार का डीएनए हिस्टोन होते हैं? सभी बच्चे एकदम फास्ट बताएंगे, बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, जी हाँ, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? तो बच्चों देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अधिकांश प्रोकैरियोटिक जीव, जो अधिकांश प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो गोलाकार डीएनए हिस्टोन रहित होते हैं, ठीक है। गोलाकार, है ना। यहाँ पे मैं बात करूँ, अधिकांश प्रोकैरियोटिक जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो किस प्रकार का होता है? यानी गोलाकार डीएनए होता है। डीएनए गोलाकार होगा, और वो कैसा होगा बच्चों? वो होगा हिस्टोन रहित होगा, ठीक है, हिस्टोन रहित। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना चाहो तो अधिकांश, है ना प्यारे बच्चों, अधिकांश, अधिकांश प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, अधिकांश प्रोकैरियोटिक जीवों में, अधिकांश प्रोकैरियोटिक जीवों में गोलाकार डीएनए यानी वृत्ताकार, है ना, गोलाकार डीएनए हिस्टोन सहित पाया जाता है, हिस्टोन सहित पाया जाता है, हिस्टोन रहित, सॉरी, हिस्टोन रहित पाया जाता है, हिस्टोन रहित पाया जाता है। तो चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? अधिकांश प्रोकैरियोटिक जीवों में जो है गोलाकार डीएनए हिस्टोन रहित पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अधिकांश प्रोकैरियोटिक जीवों में गोलाकार डीएनए जो है हिस्टोन सहित, हिस्टोन रहित पाया जाता है, सॉरी, हिस्टोन रहित, ठीक है, हिस्टोन रहित याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ से और पूछूं तो बता सकते हो? अगर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँ, एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे एक प्रश्न मैं और से पूछना चाहूँगा, ठीक है। चलो, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, ठीक है। प्रश्न ये है कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीवों के जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसे क्या कहा जाता है एक शब्द में? चलो जल्दी से बताओ। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आनुवांशिक पदार्थ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आनुवांशिक
पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहा जाता है? केंद्रकाभ कहा जाता है। केंद्रकाभ, केंद्रकाभ, केंद्रकाभ कहा जाता है। ठीक है, केंद्रकाभ कहा जाता है, याद रखना, पूछा गया है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न है, बताना है सभी बच्चों को, डीएनए व आरएनए में क्या समानता है? क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे? डीएनए और आरएनए में क्या समानता है? दोनों में एक ही शर्करा होती है, दोनों में एक जैसी पिरामिडिन क्षारक होती है, या समान प्रकार के प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है, या दोनों में एक जैसे फ्यूरिन क्षारक होते हैं? तो देखिए यहाँ पे डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए डीएनए और आरएनए दोनों जो है आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखते चलना है। यहाँ पे डीएनए लिखो पहले, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी दोनों जो है आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। पहला तो ये आप लोग जानते ही होंगे, दोनों आनुवांशिक, दोनों जो है क्या है? आनुवांशिक पदार्थ हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड के बड़े जैविक बहुलक होते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड, डीएनए और आरएनए दोनों जो है, दोनों न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो, दोनों न्यूक्लियोटाइड, दोनों जो है न्यूक्लियोटाइड के बड़े जैविक बहुलक होते हैं। जैविक क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट को याद रखना है। ये दोनों पॉइंट जो मैंने लिखवाया, दोनों पॉइंट को याद रखना है कि डीएनए और आरएनए दोनों आनुवांशिक पदार्थ हैं, और डीएनए और आरएनए दोनों जो है न्यूक्लियोटाइड के बड़े जैविक बहुलक माने जाते हैं। इसके बाद जो है डीएनए और आरएनए दोनों में शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक, फ्यूरिन्स, ये सभी के सभी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। लिखना बच्चों, यहाँ पे लिखना है डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। चलिए, सभी बच्चों का कमेंट सही है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। काफ़ी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड। तो डीएनए और आरएनए जो है ना, डीएनए और आरएनए दोनों में शर्करा, दोनों में शर्करा, दोनों में शर्करा यानी शुगर। ठीक है, और नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक मौजूद होते हैं। ठीक है, फ्यूरिन क्षारक कह लो या नाइट्रोजनी क्षारक कह लो, बात बराबर है। तो दोनों में एक जैसे फ्यूरिन क्षारक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में एक जैसे फ्यूरिन क्षारक मौजूद होते हैं, किसमें? आरएनए और डीएनए में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, साइटोकाइनेसिस संबंधित है। साइटोकाइनेसिस जो है ये किससे संबंधित है? क्रोमोसोम के विभाजन से, साइटोप्लाज्मा के विभाजन से, केंद्रक के विभाजन से, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे साइटोप्लाज्मा जो है ये किससे संबंधित है? बिल्कुल बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे आंसर करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों मित्रों के साथ, है ना। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो है बच्चों ये संबंधित है किसके? साइटोप्लाज्मा के विभाजन से। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न ये पूछता है कि साइटोकाइनेसिस जो है ये कहाँ शुरू होता है और ये कहाँ पे संपन्न हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है? आया हुआ प्रश्न है, बता सकते हो। साइटोकाइनेसिस प्रारंभ होता है कहाँ से? कहाँ से शुरू होता है साइटोकाइनेसिस जो है? आया हुआ प्रश्न है बच्चों, कहाँ शुरू होता है, किस फेज में शुरू होगा? चलिए, कहाँ शुरू होता है सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। क्या बात है, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देता है। बिल्कुल फास्ट आंसर करना है, बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, बच्चे बता रहे हैं एनाफेज। एनाफेज यानी पश्चावस्था, एनाफेज यानी पश्चावस्था, एनाफेज यानी पश्चावस्था में बच्चों ये शुरू होता है, पश्चावस्था। ठीक है, और ये कहाँ संपन्न हो जाता है, कहाँ खत्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। संपन्न कहाँ होता है? साइटोकाइनेसिस संपन्न होता है कहाँ? टेलोफेज में, टेलोफेज में यानी अंत्यावस्था, अंत्यावस्था। ठीक है, साइटोकाइनेसिस संपन्न होता है कहाँ संपन्न होता है? टेलोफेज में, टेलोफेज यानी अंतावस्था, अंतावस्था, अंत्यावस्था।
चलिए हो गया, सभी बच्चे नोट डाउन कर लिए हो भाई? एक बार जल्दी से बता दो, सभी ने नोट डाउन कर लिया? आया हुआ प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चलो जल्दी से हर एक प्रश्न को बताते चलना है, बिल्कुल फास्ट फास्ट, ठीक है। और सभी बच्चे से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। और देखिए एक जो है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है हमारा न्यू बैच परचेस कर सकते हैं। हमारा न्यू बैच जो है हाल ही फिलहाल अभी लॉन्च किया गया है, बिहार पैरामेडिकल लक्ष्य बैच। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बैच से रिलेटेड, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन से जंतु में श्वसन होते हैं परंतु वो पृथक श्वसनांग नहीं होता, यानी कौन सा ऐसा यहाँ पे जंतु है जिसमें श्वसन तो होगा, रेस्पिरेशन तो होगा, लेकिन उसका कोई अलग से रेस्पिरेशन का अंग नहीं है, यानी उसका कोई पृथक मतलब अलग से जो है श्वासनांग नहीं होता, मतलब अलग से उसका कोई अंग नहीं बनाया गया रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। बताओ कौन सा ऐसा जंतु है? कॉकरोच है, मछली है, केचुआ है, मेढक है? सभी बच्चे एकदम फास्ट बताएंगे, बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, जी हाँ, सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। तो वेल डन बच्चों, अगर आप लोग बता रहे हो केचुआ, केचुआ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केचुआ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थवर्म, ठीक है। और ये क्या करता है, ये अपनी त्वचा से सांस लेता है, ठीक है, मतलब इसका कोई अलग से अंग नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो केचुआ जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है, अपनी त्वचा, त्वचा से सांस लेता है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं तो बता सकते हो केचुआ जो है ये किस जंतु वर्ग के अंतर्गत आता है? बताओ किस संघ से संबंधित है? चलो केचुआ जो है किस संघ से संबंधित है, बताओ जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। केचुआ जो है किस संघ से संबंधित है? किस संघ से संबंधित है केचुआ जो है, किस संघ से संबंधित है बच्चों? तो आपको बता दें ये जो है एनेलिडा, जी हाँ एनेलिडा बता रहे हो, देन आपका आंसर से एनेलिडा। तो ये एनेलिडा से संबंधित है, एनेलिडा, ठीक है। तो केचुआ जो है किस संघ से संबंधित है? एनेलिडा वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक ऐसा प्राणी है जिसका अलग से श्वासांग नहीं होता, यानी ये अपनी त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। चलिए बहुत खूब, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, चलो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, हर एक प्रश्न को बताना है, ठीक है। हर एक प्रश्न जो है आपके बिहार पैरामेडिकल परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे लाख कीट का जो लार्वा का भोजन होता है वो क्या होता है? लाख कीट एक जंतु है ना, लाख कीट का एक जंतु है, ठीक है। और आपको बताना है बेसिकली इस जंतु के जो लार्वा का भोजन है वो क्या होता है? पौधों की पत्तियां होती हैं, पौधे के तने होते हैं, पौधे के फ्लोएम से निकला हुआ रस होता है, या अन्य समूह के किट्स होते हैं? चलिए सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट, लाख कीट के लार्वा का जो भोजन है वो क्या है? तो पौधे के फ्लोएम से जो निकला रस होता है वो इसका भोजन होता है, लाख कीट का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस प्यारे से प्रश्न का राइट और परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। चलो अगला प्रश्न है, अग्नाशय में अग्रभाग पर गैस्ट्रिक सिका पाया जाता है, इन सिका की संख्या कितनी होती है? चलिए सभी बच्चे बताएंगे, यानी अग्नाशय रस में जो है कितने एंजाइम होते हैं प्यारे बच्चों? एक तरह से क्वेश्चन यही पूछा गया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से इस प्रश्न को देखना है, उसके बाद आंसर करना है। तो अग्नाशय में अग्रभाग पर गैस्ट्रिक शिखा पाया जाता है, यानी गैस्ट्रिक एंजाइम पाया जाता है, उस शिखा की संख्या कितनी है? एक जोड़ी है, चार जोड़ी, छः जोड़ी, आठ जोड़ी? चलो प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस में कितने एंजाइम हैं? देखिए बहुत से बच्चे बुक को लेकर पूछ रहे हैं, तो सर आपको बता दें, बहुत से बच्चे बुक को लेकर भी पूछ रहे हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे जो हैं बुक को लेकर पूछ रहे हैं, तो आपको बता दें बुक जो है बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है। बहुत जल्द जो है स्टडी विद रितेश पब्लिकेशन का PYQ आ रहा है, यानी लगभग 5 से 10 मार्च तक के बीच में बुक जो है आ जाएगी, आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो बुक को कैसे परचेस करना है ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा आपके फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, तो टेंशन नहीं लेना है, ओके प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन मुक्त रहना है आपको, ठीक है। घर बैठे ही जो है आप बुक ले सकते हो, और अगर आप पटना से हो तो पटना के जो है बुक शॉप पे भी
मिल जाएंगी। कुछ बुक शॉप जैसे जो गांधी मैदान की तरफ है वहाँ पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अग्नाशय रस में कितने एंजाइम होते हैं बच्चों? 6 जोड़ी होते हैं, 6 पेयर, 6 पेयर। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे एक बार बताएंगे। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चे। जितने भी क्वेश्चन ये आप लोग जो कर रहे हो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश श्वसन होता है केवल, ये प्रकाश श्वसन किस में होगा केवल बताओ? पौधों के हरे भागों में होता है, ठीक है। ये प्रकाश श्वसन जो है किस में होता है? पौधों के हरे भागों में देखने को मिलता है। पौधे की जीवित कोशिकाओं में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या मूल में होता है? सभी बच्चे बताएंगे। प्रकाश श्वसन जो है ये होते हैं केवल पौधों के हरे भाग में होते हैं, पौधों की सभी जीवित कोशिकाओं में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या मूल में होती है? जल्दी से। तो बच्चों पौधे के जो हरे भाग होते हैं उसी में जो है ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण, सॉरी प्रकाश श्वसन है ना यहाँ पे। तो ये प्रकाश श्वसन जो है ये केवल कहाँ होगा? पौधों के जो हरे हरे भाग होंगे उसमें ये जो है प्रकाश श्वसन देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पौधों के हरे भागों में जो है प्रकाश श्वसन होता है, ठीक है। हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए, इसको डायरेक्ट वन लीनियर क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अनुवांशिक अनुवांशिक को 3 क्षारकों का विन्यास किसका प्रदर्शन करता है? यानी अनुवांशिक में, देखिए अनुवांशिक में 3 क्षारक का विन्यास होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? प्रोटीन को, अमीनो अम्ल को, प्लाज्मिड को, न्यूक्लिक अम्ल को। चलिए यानी अनुवांशिक में 3 क्षारकों का विन्यास जो है ये किसका प्रदर्शन करता है? अनुवांशिक में 3 क्षारक होंगे, ठीक है बच्चों, 3 क्षारक, ठीक है। तो ये जो है 3 क्षारक जो विन्यास है इसका, ये किसका प्रदर्शन करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? जल्दी से बताओ। तो एमिनो अम्ल का, जी हाँ एमिनो अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई, देखो प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अमीनो अम्ल, प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि अमीनो अम्ल जो है 3 क्षारकों के समूह द्वारा कोडित होता है। ये जो अमीनो अम्ल है ना, देखो ये अमीनो अम्ल, ये 3 क्षारकों के समूह द्वारा इसे कोडित किया जाता है जिसे कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं। वही प्रश्न है। प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, प्रश्न को घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है कि जो 3 क्षारक है, ठीक है, अमीनो अम्ल के 3 क्षारक के समूह जो है उसे क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अमीनो अम्ल जो है 3 क्षारों, 3 क्षारों के द्वारा कोडित किया जाता है, कोडित किया जाता है जिसे डैश कहा जाता है, कोडित किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? कोडोन कहा जाता है, जिसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कोडोन। तो अमीनो अम्ल 3 क्षारकों द्वारा कोडित किया जाता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, ये जो अमीनो अम्ल है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी, ये 3 क्षारक अगर आ गया तो समझ लेना अमीनो अम्ल होगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कपास के रेशे होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, स्टार्च होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं। कपास के जो रेशे होते हैं वो लगभग शुद्ध सेल्यूलोज के समान होते हैं। कपास को जो रेशे होते हैं वो लगभग शुद्ध सेल्यूलोज के समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन था वसा, प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज। तो यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिखना है? कपास के रेशे, कपास के रेशे लगभग लगभग शुद्ध शुद्ध सेल्यूलोज, लगभग शुद्ध सेल्यूलोज के समान होते हैं। कपास के रेशे लगभग शुद्ध सेल्यूलोज के समान होते हैं, ठीक है। अच्छा कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त किया जाता है बताओ? अगर मैं प्रश्न ऐसे पूछूं, कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कपास के रेशे को प्राप्त किया जाता है कहाँ से? कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होता है? कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं बताओ?
कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों? बीजावरण से, बीजावरण से, बीजावरण, बीजावरण से, ठीक है। और देखिए कपास उत्पादक मामले में भारत जो है कौन से स्थान पे है? चलो ये प्रश्न जो है आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा, एज ए होमवर्क के रूप में मैं देता हूँ, ठीक है, कि कपास उत्पादक के मामले में, कपास उत्पादक के मामले में भारत का स्थान, मामले में भारत का स्थान, भारत का स्थान क्या है? ये प्रश्न मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इस प्यारे से प्रश्न का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दें, ठीक है। तो ये बताओगे ना क्वेश्चन का आंसर? सभी बच्चे बताएंगे? तो ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क के रूप में दिया जाता है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, बताना है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का आविष्कारक कौन है? न्यूट्रॉन का आविष्कारक कौन है? बताओ। जे थॉमसन है, जीटी सीबर्ग है, रदरफोर्ड है, जेम्स चैडविक है। बताओ, सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए चलिए, यहाँ पे देखिए काफ़ी बच्चे बता रहे हैं। वेल डन, वेल डन, वेल डन, गुड। चलिए सभी बच्चे बताएंगे। तो न्यूट्रॉन देखिए, एक मैंने सूत्र बताया था, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, काफ़ी बार मैंने बता चुका है, ठीक है, काफ़ी बार मैंने बताया था। ईंट पर नाच यानी ई से हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन यानी थॉमसन द्वारा हुई थी, ठीक है। पर में प से जो है प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज कौन किया था? रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, दो लोगों का नाम आ जाता है, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, ठीक है। और 9 में क्या हो जाएगा? 9 से न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और ये 6 से क्या हो जाएगा? चैडविक हो जाएगा, चैडविक, ठीक है। तो ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, 9 में न्यूट्रॉन और 6 से चैडविक, ठीक है। याद रखना सभी बच्चे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। चलिए ये प्रश्न देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। और मैं चाहूँगा इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि आप लोग को पेड कोर्स वाली क्लासेस में जो है जितने भी एटम्स हैं, लगभग हर एक एटम्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया गया था। और ये मैंने जो है आपको अफबाऊ का जो सिद्धांत था उसके थ्रू मैंने आपको बताया था। अफबाऊ का जो सिद्धांत था, याद करो। पेड क्लास में, पेड कोर्स में पहला टॉपिक मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ था, और उसी एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में मैंने आपको ये वाला टाइप पढ़ाया था, अफबाऊ वाला। तो अफबाऊ वाले सिद्धांत से जो है आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक डबलाकार है? देखिए कक्षक यानी उपकक्षा, यहाँ पे बोलो उपकक्षा, उपकक्षा डबलाकार है। तो देखिए उपकक्षा 4 होता है, उपकक्षा जो है 4 होता है, सब ऑर्बिट 4 होते हैं। एक होता है एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, ठीक है। तो एस जो है बच्चों, इसकी आकृति कैसी होती है? ये गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। पी जो है इसकी आकृति कैसी होती है? तो ये डम्बलाकार होता है, डम्बलाकार, ठीक है। और डी जो है इसकी आकृति कैसी होती है? तो ये डबल डम्बलाकार होता है, डबल, डबल डम्बलाकार, ठीक है, डबल डम्बलाकार। और ये एफ जो है ये कैसा होता है? ये जाटिल डम्बलाकार होता है, जाटिल। चलो सभी बच्चे बताएंगे। देखिए ये जाटिल डम्बलाकार यानी इसका ऐसे बनेगा फिगर, ठीक है, जाटिल डम्बलाकार। तो यहाँ पे जो है डबलाकार बोल रहे हैं, डम्बलाकार, डम्बलाकार यानी क्या होगा बोलो? डम्बलाकार, डम्बलाकार, डम्बल, डम्बल के शेप का डम्बल। तो ये पी है, क्योंकि देखो एस उपकक्षा इसकी आकृति गोलीय होती है, पी डम्बलाकार होता है, और डी जो है डबल डम्बलाकार होता है, और एफ जो है जाटिल डम्बलाकार होता है। लिखोगे? ये तो आकृति हुई, मैं लिखवा भी देता हूँ। जैसे ये जो है एस जो है ये किस शेप का होता है? एस जो है ये वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार। और ये जो पी जो है ये डम्बलाकार है, डम्बलाकार। लिख लो डम्बलाकार, जो कि प्रश्न में पूछा गया था, डम्बलाकार। और ये डी जो है, डी ये डबल डम्बलाकार है। ये जो देख रहे हो ना, ये डबल डम्बलाकार, डबल डम्बलाकार। और ये जो है ये जाटिल डम्बलाकार है, जाटिल। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। चलो बताना है, सोडियम कार्बोनेट
में विलियन का पीएच होता है? बच्चों जो सोडियम कार्बोनेट है उसका विलियन का पीएच मान क्या होता है, जल्दी से बता दो। सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल फास्ट। सही बच्चे बताएंगे। सोडियम कार्बोनेट यानी आप सभी जानते हो Na2CO3। तो बच्चों Na2CO3 जो है ये आप सभी जानते हो क्षारीय लवण होता है, क्षारीय लवण, क्षारीय लवण होता है, क्षारीय लवण होता है। तो अब ये क्षारीय है, ठीक है सर, अगर ये क्षारीय है तो आप ही बताओ पीएच मान क्या होगा। तो देखो पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय नेचर का हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। अगर 7 रहता है पीएच, पीएच 7 रहता है तो क्या बोलोगे, वो उदासीन होगा, ये न्यूट्रल होगा। अगर 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय नेचर का होगा, 7 से अधिक तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो क्या होगा ऑप्शन, जल्दी से बताओ, सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताएंगे तो वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा, ठीक है। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में विलियन का पीएच क्या होगा, 7 से अधिक होगा। क्यों, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो है क्षारीय लवण होते हैं, इसलिए इसका पीएच मान 7 से अधिक है, ठीक है। चलिए हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, चलिए टिंडल प्रभाव, बिल्कुल फास्ट आंसर देना है, ठीक है। टिंडल प्रभाव जो है प्रक्षेपित है विलियन में, विलायक में, कोलाइडली विलियन में, विलियन लिखना, विलियम नहीं विलियन, या अवक्षेप में। टिंडल प्रभाव के बारे में पूछा गया है कि टिंडल प्रभाव जो है प्रक्षेपित होता है। चलिए सभी बच्चे बताएंगे। तो आप सभी जानते हो टिंडल प्रभाव जो है ये कोलाइडली विलियन में प्रक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न आपके बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछा गया था कि कोलाइडली विलियन के कणों का आकार, कोलाइडली विलियन के कणों का आकार, कोलाइडली विलियन के कणों का आकार जो है कितना होता है, बता सकते हो। कोलाइडली विलियन के कणों के आकार कितने होते हैं, जल्दी से बताओ कितना होता है प्यारे बच्चों। तो ये होता है 10, ठीक है। कितना होता है, जल्दी बताओ, बिल्कुल फास्ट। तो 10 का पावर -7 से, 10 का पावर -7 से 10 के पावर 10 के पावर -7 से 10 के पावर -15 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। तो कोलाइडली विलियन के कणों का आकार जो है 10 के पावर -7 से 10 के पावर -15 सेंटीमीटर के बीच में होता है, जो कि आपको याद रखना है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं सर। अगला प्रश्न है, हर एक प्रश्न को अच्छे से देखना है और बिल्कुल फास्ट आंसर देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका विस्फोटक के रूप में उपयोग नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हम लोग, ट्राई नाइट्रो टालेंगन या ट्राई नाइट्रोबेंजीन, पिक्रिक अम्ल या नाइट्रोबेंजीन। चलिए सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ट्राई ट्राई नाइट्रो टॉलेन, ट्राइनाइट्रोटोलेन, ये जो है विस्फोटक के रूप में इसका यूज होता है। इसके बाद ट्राई नाइट्रोबेंजीन इसका भी होगा, ठीक है। पिक्रिक अम्ल का भी होगा, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। क्योंकि नाइट्रोबेंजीन का उपयोग जो है हम लोग विस्फोटक के रूप में नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन लीनियर क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करके रखना है। चलिए दूध का उदाहरण है, दूध जो है उदाहरण है किसका, पायस का, जल का, शुद्ध विलियन का या प्रलंबन का। चलिए दूध जो है आप सभी जानते हो पायस का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, चलिए जल्दी से बताएंगे। दूध में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है, तो कौन सा, केसिन, याद रखना केसिन, केसिन प्रोटीन मौजूद होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके आज के इस क्लास का, ठीक है। चलिए तो ये प्रश्न जो है आपको एज ए होमवर्क के रूप में देना चाहूँगा, ठीक है। ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अधिक सामान्य तत्व कौन सा है, तो आपको बताना है कि पूरे ब्रह्मांड में दूसरा ऐसा तत्व जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या हीलियम है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, तो ये क्वेश्चन मैं एज ए होमवर्क के रूप में
आपको देना चाहूँगा, ठीक है। जी हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको एज होमवर्क के रूप में दिया। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास का फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर आप सभी को।